ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। और बालों का सफ़ेद होना और वक्त से पहले, एक तो चलें एजिंग प्रोसेस में जब आपके ग्रे हेयर आते हैं तो वो तो समझ आती है, लेकिन वक्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना तो ये तो बड़ी एक ऐसी चीज़ है कि आप ऐसे लोग आपको जज भी करने लग जाते हैं कि अच्छा पता नहीं कितनी उम्र है, बाल सफ़ेद होने लग गए, अच्छा लड़की के सर में सफ़ेद बाल आ गए हैं तो पता नहीं इसको रिश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, घर बैठे बैठे बुढ़ी हो गई है। ये नहीं पता कि हमारे लाइफस्टाइल, हमारी खुराकें और आजकल इतना स्ट्रेस लेवल है और फिर स्मोकिंग, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो आपके बालों में ये सफ़ेदी का, इनफैक्ट चांदी का बाइस बनते हैं। तो इसके एक्चुअल वैसे रीज़न्स क्या है, जेनेटिक्स का इसमें कितना रोल है, कंट्रोल हम किस तरह से कर सकते हैं, प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब क्या वजह है सफ़ेद बालों की, वक्त से पहले सफ़ेद हो जाए? वक्त से पहले इसको समझने के लिए मेरा ख्याल है कि हमें ना पहले ये जानना ज़रूरी है कि बाल सफ़ेद क्यों और कैसे होते हैं, राइट? ठीक है। तो बाल जो हैं वो अल्लाह ताला ने जब दिए हैं तो उसके साथ एक पिगमेंट बनाने वाली फैक्ट्री भी दे दी है, उसे हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, सेल होते हैं जो पिगमेंट बनाते हैं, मेलानिन उसे कहते हैं, राइट? तो वो जो मेलानिन है वो ब्लैक कलर देता है या डिफरेंट शेड्स देता है डिफरेंट रेसेस में, राइट? उसकी यू मेलानिन एंड फियो मेलानिन टाइप्स होती हैं, टेक्निकल वर्ड्स। लेकिन एज के साथ साथ वो जो फैक्ट्री है वो काम करना छोड़ देती है, यानी वो कम मेलानिन प्रोड्यूस करती है और बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस है, पहले काला बाल होता है, फिर ग्रे होता है, फिर सिल्वर होता है, फिर सफ़ेद होता है, अच्छा। राइट? तो ये इसकी स्टेजेस हैं, स्लोली। अच्छा, जैसे ही आमतौर पे हम 30 या 40 ईयर्स के करीब पहुंचते हैं तो मोस्टली मेल्स एंड फीमेल्स के जो बाल हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मेल्स में आमतौर पे अर्ली देखते हैं और फीमेल्स में थोड़ा सा लेट देखते हैं जनरली। और इसमें जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है वो जेनेटिक्स की है। अल्लाह ताला ने हेरिडिटरी या जीन्स में लिख दिया कि ख़ास एज के बाद आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, राइट? तो ये कॉमन और नेचुरल एजिंग प्रोसेस है कि जैसे हम बड़े होते हैं हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में अर्ली, जैसे आपने कहा कि 20 साल की एज में भी, 25 साल की एज में भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो वो परेशानी वाली बात आ जाती है, पेरेंट्स के लिए आ जाती है कि बच्चियों की शादी करनी है, वो सफ़ेद बाल आ गए, बूढ़ी होना शुरू हो गई है, लड़का बूढ़ा लगना शुरू हो गया है, तो वो काफ़ी इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब ये मौरूसी हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, अब किसी के बालों में आहिस्ता आहिस्ता, नहीं मैंने अक्सर देखा है पेरेंट्स के बाल तो बिल्कुल ठीक होते हैं, बड़े घने भी होते हैं, काले भी होते हैं, लेकिन बच्चों के आगे से बड़ी जल्दी सफ़ेद, और किसी एक बच्चे के होते हैं, तो वो क्या वजह है? और आजकल तो मैंने 9वीं 10वीं जमात के स्टूडेंट्स को देखा है बाल सफ़ेद हो रहे हैं ऐसे। तो बहुत अर्ली एज में, आपने 9वीं 10वीं जमात के बच्चों की बात की, ऐसे ही है, हम देखते हैं। अच्छा, मेन तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, और अगर पेरेंट्स के बाल जल्दी सफ़ेद हो गए या दोनों पेरेंट्स के बाल 40 ईयर्स के करीब सफ़ेद हो गए तो चांसेस हैं कि बच्चों में ज़्यादा चांसेस हैं आने के। लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा और फैक्टर्स भी हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आल्दो के जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, लेकिन हमें अभी भी कोई कंक्लूजन्स नहीं मिले, थ्योरीज़ हैं, राइट? तो उसमें जो दूसरे फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है, राइट? अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ क्या हैं और क्यों होती हैं? तो एक तो ये हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है, हम लोगों ने वो जो घर में रोटी बनती थी, चावल बनते थे, शोरबे वाला आलू चिकन बनता था, हमारा बिरयानी बनती थी, वो छोड़ के हम प्रोसेस्ड फूड पे चले गए हैं, जंक फूड पे चले गए हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स पे चले गए हैं, हम चॉकलेट्स पे चले गए हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल से भरपूर फूड है, राइट? तो ये सारे जो केमिकल या प्रिजर्वेटिव हैं ये हमारी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, और ये जब इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं तो ये हमारे ईच सेल ऑफ द बॉडी जो है, हर सेल ऑफ बॉडी को डैमेज करते हैं, चाहे वो स्किन का है, चाहे वो नेल का है, चाहे वो बालों का है, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स का है। ठीक है। तो एक तो लाइफस्टाइल है, और आमतौर पे जो डेफिशिएंसी हैं इसमें जो कंट्रीब्यूट करती हैं उसमें विटामिन B12 ज़्यादा हम कहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करता है। तो विटामिन B12, इसके अलावा आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन डी, ये मुख्तलिफ जो मिनरल्स एंड विटामिन हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि स्ट्रेस, क्योंकि आजकल हर बंदे को स्ट्रेस है, किसी से भी आप पूछ लें, किसी को डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस की मुख्तलिफ फॉर्म्स है, किसी को एंजाइटी, किसी को डिप्रेशन। आपको लगता है कि ये इफ़ेक्ट करता है बहुत ज़्यादा सोचना और फिर सोचते ही रहना, जो कि हमारी आजकल नौजवान नस्ल हाथ पाँव नहीं हिलाने पर दिमाग उन्होंने बहुत चलाने हैं? तो स्ट्रेस जो है ना वो बेसिकली एक फीलिंग है जो कि
एक्सप्रेस होती है हमारी बॉडी से, यानी अगर हम किसी भी वजह से परेशान हैं तो उसका मैकेनिज़्म ये है कि बॉडी में कुछ हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं और फिर वो पूरी बॉडी पे इम्पेक्ट डालते हैं। अच्छा, जो लोग मतलब किसी की अगर शादी होनी है या कोई बड़ा इवेंट आ रहा है तो उससे पहले उनके चेहरे पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड एक्नी हम कहते हैं, राइट। स्ट्रेस की वजह से जो है ना, अगर आप देखें तो जो हमारे बाल हैं, स्किन है और नेल्स हैं, ये विंडो है। जब स्ट्रेस होता है तो लोगों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और वाइट भी होते हैं। वाइट भी हो सकते हैं, थ्योरी अगेन। बहुत ज़्यादा बीमारी हो, टाइफाइड, डेंगू, कोरोना, ये भी एक फिजिकल स्ट्रेस है और उसके बाद भी बाल गिरते हैं। तो स्ट्रेस जो है वो यानी जब भी कोई स्ट्रेस होता है फिजिकल या इमोशनल, तो हमारे बाल, स्किन एंड नेल हमें बताते हैं कि बॉडी में कुछ चल रहा है, और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा है या बॉडी में खून की कमी है तो नेल हमारे पीले से होना शुरू हो जाते हैं, स्किन पेल होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं वो हमारी स्किन, बाल और नेल हमें बता रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये जिस तरह से आपने कहा कि मुख्तलिफ फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, स्ट्रेस का भी किरदार हो गया, जेनेटिक्स का भी किरदार हो गया, डेफिशिएंसीज भी आ गई, जिसमें आपने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। सेल्फ सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और बायोटिन का क्या किरदार है? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि जो विटामिन्स हैं वो हम नेचुरल तरीके से हासिल करें, हमारी फूड में अवेलेबल है। अब अगर हम क्यों खरीदें जाके? नहीं, वो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ चले मुझे माइनस कर दें कोई XYZ जो भी बंदा, आजकल हमारी खुराक उस तरह से इतनी है ही नहीं कि हमें उससे मेजर न्यूट्रिएंट्स ही मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स वही हम बैलेंस जितने रिकमेंडेड है वो ले लें तो बड़ी बात है। तो विटामिन B12 तो पीछे रह जाता है। तो जब आपकी वो कमी खुराक से पूरी नहीं हो रही, देन यू हैव टू गो फॉर अदर ऑप्शंस। देखिए, पहली बात ये है कि आपको रूल आउट करना है कि रीज़न क्या है आपके बालों के सफ़ेद होने की। अगर तो आपको हेरिटेरी फैक्टर नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, थायराइड एक बीमारी है, स्पेशली हाइपोथायराइड, उसमें भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, बाल ब्रिटल हो जाते हैं, टूटना शुरू कर देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, मल्टीपल और बीमारीज़ हैं, ऑटोइम्यून बीमारी, विटिलाइगो एक फुलबेरी की बीमारी है, उसमें भी बाल सफ़ेद होते हैं, पिगमेंट उसमें ख़त्म हो जाता है। अगर तो आपको लगता है और आपका डॉक्टर कहता है कि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और उसमें मल्टीविटामिन्स की कमी है, तो फिर आप ज़हरा ले सकते हैं। लेकिन मल्टीविटामिन के जो सोर्सेज़ हैं, जो फूड के ज़रिए हम हासिल कर सकते हैं, वो तो रूटीन के सोर्सेज़ हैं। आप सिंपली अगर चिकन लेते हैं, आप बीफ लेते हैं, आप एग्स लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो इसमें आपको विटामिन B मिल जाता है। बट इज इट समथिंग वेरी सीरियस टू गो टू द डॉक्टर? मतलब बाल सफ़ेद होने लग जाएं तो क्या पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को उठा के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जाएं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उतना नहीं ना है, लेकिन यस जो आप चीज़ें बता रहे हैं ये अवेयरनेस की बात होती है। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो पैनिक कर जाते हैं, तो उसमें फिर आप यही कह रहे हैं कि जेनेटिक्स हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, वो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस या कोई फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, जब हम विटामिन्स की बात करते हैं तो आपने बता दिया मुख्तलिफ चीज़ों से हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्या सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं, या सप्लीमेंट्स अगर ले रहे हैं तो विटामिन B12 के खुद से ले सकते हैं या हमने रिकमेंड करवाने हैं? बेहतर तो ये है कि आप खामखा ना लें, अगर किसी डॉक्टर से मिल लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप असेसमेंट कराएं। हो सकता है आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो, सिंपल फूड से मैनेज कर लें, राइट। तो खामखा आप अपने पैसे खर्च करें, एक चीज़ लें जिसको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, तो बेहतर तो ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो आपको लेने में भी हर्ज कोई नहीं है, सेफ़ होते हैं जनरली, किसी भी अच्छी कंपनी के आप ले सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोटिन इन द ग्रोथ ऑफ हेयर? बायोटिन भी एक मल्टीविटामिन है और विटामिन B7 होता है ये, और ये भी स्किन, हेयर एंड नेल जो है उसकी प्रोडक्शन में, उसकी ग्रोथ में, उसकी हेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है। इसके और भी बेशुमार इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन डेफिनेटली इट हेल्प्स। इट हेल्प्स इन विच वे, इन व्हाट वे? ये इनकी हेल्थ को बेहतर करता है, इनकी थिनिंग को बेहतर करता है। बेसिकली आप समझें कि ये जो विटामिन ग्रे हेयर जो उन्हें लग जाते हैं, तो हम एज अ प्रिवेंटिव मेजर इसको वक्त से पहले इस्तेमाल कर लें, या विटामिन B12 जिस तरह से आप कह रहे हैं? नो, कोई भी ऐसी फूड नहीं है, कोई भी ऐसा विटामिन नहीं है कि आप लेंगे और आपकी ग्रेइंग ऑफ हेयर रुक जाएगी। अनफॉर्चुनेटली दे कैन हेल्प। अगर आपको वाकई उन डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, दे कैन हेल्प, ज़रूरी नहीं है, लेकिन 100% अभी भी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम क्लेम कर सकें कि ये मल्टीविटामिन लें, ये दवाई लें और आपकी जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है वो रुक जाएगी, फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगी या रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, जब हम एजिंग की बात करते हैं ना, तो मैंने अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली में ना कुछ ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो अभी 50 के करीब होंगी, या 50 हो सकते क्रॉस भी कर लिया, और लेकिन
वो अपने बालों पर कोई डाई नहीं लगाती, लेकिन उनके बाल घने और ये काले स्याह। सो मतलब लाइक काले स्याह वैसे गलत टर्म होती है, या तो काले होते हैं बाल या स्याह होते हैं, बट हमारी वो गलत लाम है ना जुबान पे चढ़ा हुआ है, बट एनी हाउ सो वो बिल्कुल जेट ब्लैक उनके हेयर है। सो क्या वजह है कि उनके वो नानी दादियाँ भी बन गई लेकिन बाल उनके अभी भी कोई एक बाल नहीं आप उनका निकाल सकते कि ये ग्रे हो? सी अगेन हमें वही बेसिक इसकी जो अंडरस्टैंडिंग हमने डिस्कस किया है, जेनेटिक फैक्टर। हो सकता है उनके पेरेंट्स में बाल ऐसे ही थे, सफ़ेद बाल नहीं थे, खुराकें अच्छी खाई हैं पहले वक्त, खुराक अच्छी थी, स्ट्रेस फैक्टर्स नहीं थे, लाइफस्टाइल अच्छे थे। स्ट्रेस जो है ना, मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एजिंग के हवाले से। तो आम तौर पे जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, आप देखें उनकी स्किन डल सी होती है, राइट, उनकी एज ज़्यादा लगती है। और जो खुश होते हैं, यानी आप 1 मिनट के लिए स्माइल कर लें तो आपका चेहरा जो है ना वो ऐसे लगता है कि आप जवान हो गए ना, तो आपके चेहरे पे जो एजिंग है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप अच्छी से स्माइल लें, 2-3 स्माइल लें, शीशे के सामने खड़े हों, तो आपको लगेगा कि आप यंग हो गए हैं। तो जो स्ट्रेस है, जब आप हंसते नहीं हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, तो आपकी स्किन को भी डल करता है और उसका डेफिनेटली आपके बालों पे भी इम्पैक्ट आता है। और स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल इज़ वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक ये बात हो गई, और दूसरा मैं इसके साथ ये भी जानना चाह रही थी कि मुख्तलिफ रेमेडीज़ जो हमारे यहाँ पर है कि ये कर लें, ये वाला पत्थर इस्तेमाल कर लें, फलां चीज़ का पानी इस्तेमाल कर लें, ये चीज़ें क्या काम करती हैं? ये सारी मिथ्स हैं जो कि बातें बन जाती हैं। अब आम तौर पे आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं और उनको समहाउ नज़ला ज़ुकाम भी होता है, तो वो कहते हैं इसको ना कीड़े की वजह से या नज़ले की वजह से बाल इसके सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। होता यह है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो हम बाज़ औक़ात उसकी एग्जैक्ट रीज़न को जानने की बजाय उसकी कोई लॉजिक ढूंढ लेते हैं और अपनी जान छुड़ा लेते हैं। मतलब हमने अपने बाल की सफ़ेदी को डाल दिया कि कीड़े की वजह से हो गया, राइट, और या इसके मैदे में या जिगर में गर्मी है, कॉमन टर्म्स हमारे यहाँ पे बड़ों से चलती आती हैं, उसकी वजह से बातों के अलावा या ये बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, या सेंसिटिव है, इसलिए इसके सफ़ेद जो है ना बाल हो गए, राइट। तो ये सारी मिथ्स हैं। और जो ट्रीटमेंट के हवाले से आपने बात की, रेमेडीज़, ये हो सकता है किसी को फ़र्क पड़ जाए, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे नहीं करते। स्ट्रॉन्ग एविडेंस, हाँ, कि जैसे हम आजकल देखते हैं कि यूट्यूब पे ब्लॉगर्स हैं, वो कहेंगे जी मैंने ये क्रीम यूज़ की है, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है, या मेरी खाला की बेटी ने यूज़ की है, मेरी फ्रेंड ने की है, मैंने भी की है, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। हम इस तरह के फ़ायदे को नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि आपके कहने पे 1000 लोग अगर वो चीज़ ख़रीदते हैं, उनको फ़ायदा या नुकसान नहीं होता, वो एक डिफरेंट चीज़ है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कोई भी चीज़ सजेस्ट करते हैं, हम उसे एविडेंस बेस्ड कहते हैं। वो एक रिसर्च होती है और वो थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स पे होती है, और उस पर अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो फिर हम सजेस्ट करते हैं। अच्छा, ये जब भी आपने YouTube की बात की, अभी ना कुछ दिन पहले मैं कोई वीडियो देख रही थी, तो उसके दौरान एड्स भी YouTube के चल पड़ते हैं। तो जब वो ऐड मैं देख रही, तो उस पर एक ऐड था कि अब आपको बालों पर ना डाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना, तो अब आप ये वाला कोई शैम्पू है और ये लगाएंगे तो फिर आपके बाल परमानेंट ब्लैक हो जाएंगे ना। सो ये चीज़ें मुझे तो लगता है ये मोर डैमेजिंग है बजाय इसके कि आपको फ़ायदा पहुँचाए। ये वैसे ऐसी चीज़ें हैं अवेलेबल उस तरह से, या इनके कोई एविडेंसेस कि आपके बाल ब्लैक हो जाएंगे? देखें, शैम्पू तो वो सॉरी हेयर डाई तो हम यूज़ करते हैं ना बालों को कलर करने के लिए। अब जो हेयर डाई है वो जो बाल जिल्द से बाहर है उसको तो काला कर देगा, लेकिन बाल तो बढ़ रहे हैं, नीचे से तो सफ़ेद आ रहे हैं, तो उसको हम कैसे डार्क करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ हेयर डाई हैं जो लॉन्ग टर्म इम्पेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये जितने भी हेयर डाई हैं ये केमिकल बेस्ड हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये आपके बालों के स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं, आपके बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, और जो बाल इवन काले थे, सफ़ेद नहीं थे, वो भी बाज़-औक़ात ग्रेइंग ऑफ हेयर की तरफ चले जाते हैं। तो बाज़-औक़ात ये आपकी हेयर डाइंग भी जो है ये भी इंक्रीज़ करती है, यानी कि इनका भी कंट्रीब्यूट होता है, केमिकल्स बालों को लगाना या हीट बालों को, इस तरह हमारे यहाँ पर मतलब जाहिर बात है हमारी मजबूरी भी है, अच्छा दिखेंगे तो फिर लोग भी हमें देखेंगे ना, तो वो बालों की स्टाइलिंग करवाना और ये तमाम चीज़ें मर्द भी करवाते हैं मीडिया में, ख़वातीन भी करवाती हैं। सो ये भी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, बालों के डैमेज तो ये करती हैं, बट ग्रे हेयर में ये इन चीज़ों का रोल है और केमिकल्स का इसके साथ। जी डेफिनेटली है, एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो भी कंट्रीब्यूट करती है, हेयर डाई की जो केमिकल है ये भी कंट्रीब्यूट करती है, बेशुमार चीज़ें हैं, जैसे स्मोकिंग का हमने कहा था, स्मोकिंग भी कंट्रीब्यूट करती है। मिथ्स की बात दोबारा मुझे एक चीज़ याद आ गई कि एक बहुत कॉमन मिथ है कि सफ़ेद बाल को तोड़ा
तो मेरे मज़ीद बाल आना शुरू हो गए ना, एक बाल को खींचा या मैंने रिमूव किया, तो ये भी एक मिथ है। इसका साइंटिफिकली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रूफ नहीं है। मतलब आपकी अगर टेंडेंसी है, आपके जीन्स ने डिसाइड कर लिए, तो आपके बाल ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बाज़ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके बालों में ना एक एक कोई बाल निकल आता है, या वो ग्रे होता है या वो ब्राउन होता है और एक ही बाल होता है। इसकी क्या वजह है? अगेन वो जेनेटिक वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। पेरेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे कहा कि अगर किसी बच्चे के जल्दी बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, राइट, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई अच्छा इलाज भी नहीं है हमारे पास। बहुत ज़्यादा इशू है तो आप सिंपली हेयर डाई कर लें कवर करने के लिए, लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सफ़ेद बालों का बुढ़ापे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बेशुमार लोग हैं जिनके बाल सफ़ेद होते हैं और वो यंग नज़र आते हैं। हमारे कैमरामैन हैं, वो माशाल्लाह यंग नज़र आ रहे हैं, उनके बाल सफ़ेद हैं, वो माशाल्लाह यंग नज़र आ रहे हैं। हाँ। तो मैं भी अपने आप को यंग समझता हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हैं, मैंने कभी डाई नहीं की। हाँ। नहीं, वो मेरे ख्याल में एक वो भी तो होता है ना, ग्रेस भी आपकी लगती है, आपकी पर्सनालिटी में ग्रेस आती है। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक। ये आपकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस है, ठीक है। कुछ लोग बाल्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं खुद हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, लेकिन मैंने अपने बाल नहीं लगाए हुए। रीज़न वैसे ये क्या वजह क्या है कि आप दूसरों के ट्रांसप्लांट करते हैं, अपने नहीं कराते? रीज़न ये है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं अपनी अपीयरेंस में और अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, राइट। ब्यूटी आपके माइंड में है। अगर आप अपने आप को खूबसूरत समझते हैं, यू आर ब्यूटीफुल। अगर आप खूबसूरत नहीं समझते, आप जितने मर्जी बाल लगा लें, विग भी लगा लें, आप खूबसूरत नहीं हैं, राइट। एक 70 साल का बुजुर्ग भी अगर काले बाल कर लेगा तो वो स्टिल बुजुर्ग रहेगा अगर वो अंदर से बूढ़ा है, उस स्ट्रेस में है। और एक यंग बच्चा है और उसके सारे सफ़ेद बाल हैं लेकिन वो खुश है, तो वो यंग नज़र आएगा। तो अच्छा, एक और चीज़ कि बहुत से ऐसे हेयर डाई हैं जो चंद हफ्तों में निकल जाता है उनका रंग, कुछ ऐसे हैं जो महीनों तक स्टे करते हैं। लेकिन इसके हवाले से कुछ एविडेंसेस हैं कि ये कभी कभी स्किन कैंसर्स कॉज करते हैं, ये ट्यूमर इसकी वजह से होता है। इसके साइंटिफिक एविडेंसेस कोई हैं या आपके सामने कोई ऐसी हकीकत में एग्जाम्पल्स हैं? जनरली नॉट, लेकिन कुछ केमिकल्स होते हैं जो स्किन को इरीटेट करते हैं, इन्फ्लेम करते हैं, स्किन की एलर्जीज़ करते हैं और उसके बाद बीमारियाँ क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर एविडेंसेस, लेकिन बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं है। लेकिन हेयर डाई की एलर्जी इज़ वेरी कॉमन, यानी जो लोग हेयर डाई करते हैं वो कई साल लगा रहे होते हैं और ऑल ऑफ सडन उनको वही हेयर डाई जो है ना एलर्जी करना शुरू कर देता है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बालों को और दाढ़ी को भी हेयर डाई करते हैं, फिर उनको एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, स्किन रेड होना शुरू हो जाती है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। तो हेयर डाई एलर्जी इज़ वेरी कॉमन क्योंकि ये सारे केमिकल होते हैं। तो सबसे सेफ हेयर डाई कौन सा? हिना, मेहंदी। अच्छा, एक और चीज़ कि जब आपके बाल ग्रे हो गए, सो इज़ देयर एनी प्रोसेस जिसके ज़रिए इसको रिवर्स किया जा सके अदर देन ये जो केमिकल्स हैं या हेयर डाई हैं? इसके अलावा कोई ऐसा प्रोसेस कि आपके बाल वापस वैसे ही हो जाए? देखें, अगर तो कोई एविडेंट केमिकल का इम्पेक्ट है, कोई एविडेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो उसको अगर पूरा किया जाए तो चांसेस हैं कि वो रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर जेनेटिक्स नहीं है तो। और एक लाइफस्टाइल की है, जब हम बात कर रहे थे कि पहले वक्तों में लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था तो वो इसीलिए सदा जवान भी रहते थे, बाल भी ब्लैक रहते थे। अभी लाइफस्टाइल हमारे यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी का ऐसा रुझान नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिर उसके अलावा खुराकें भी नहीं अच्छी हैं। तो एक्सरसाइज का कितना रोल है बालों की ओवरऑल हेल्थ को बरकरार रखने में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रे हेयर बट ओवरऑल हेयर हेल्थ। देखें, एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपकी बॉडी सारी एक्टिव हो जाती है, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, राइट। आपका ब्लड फ्लो बॉडी के सारे सेल्स में अच्छा सा सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। तो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके जा रहा होता है हर जगह पे, न्यूट्रिएंट्स को लेके जा रहा होता है हर जगह पे। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो हर जगह आपकी बॉडी की ऑक्सीजन को लेके जा रहा है तो डेफिनेटली उसका अच्छा इम्पैक्ट आता है, इट हेल्प्स। अच्छा, एक और चीज़ अभी मेरे माइंड में इस तरह आ रही है। कुछ अर्सा पहले ना मैं एक सेलिब्रिटी हमारे यहाँ पर पाकिस्तान की एक फ़नकारा हैं, गुलकारा हैं, उनका एक इंटरव्यू सुन रही थी। तो शी मस्ट बी 40+। सो उनसे एंकर ने सवाल किया, होस्ट ने सवाल किया कि आपकी खूबसूरती का क्या राज है और आपके बाल इतने अच्छे अभी तक और इस तरह। तो उन्होंने कहा, एक तो मैंने जब रात को सोती हूँ ना तो अब मतलब लाइक अब मेरी साइड टेबल पर वो जो कहवा होता है वो पड़ा होता है और केटल भी इलेक्ट्रिक पड़ी होती है। सो सुबह उठते ही सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब मैं उठती हूँ सोकर, सो कुछ देर लाइक 5 से 10 मिनट में जो बेड होता है उससे नीचे अपना सर लटका लेती हूँ ताकि जब
सर ज़मीन की तरफ होगा तो ब्लड फ्लो सारा सर की तरफ आएगा। तो इससे मुझे ऐसे लगता है कि उनको ख़ुद को लगता था कि उनकी स्किन बड़ी अच्छी है, उनके बाल बड़े अच्छे हैं, वो बड़ी यंग दिखती हैं। सो आपको लगता है कि जो भी आप ब्लड फ्लो की बात कर रहे थे थ्रू एक्सरसाइज, वो इस तरीके से भी हो सकता है कि हम बेड पर लेट जाएं या किसी ऐसी पोजीशन में कि हमारा सर जो है वो ज़मीन की तरफ हो? सो डेफिनेटली देखें, वो ग्रेविटी की वजह से वहाँ पे सारा ब्लड जाएगा तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है। और आपने उनका वो जो ग्रीन टी का या कहवे की बात की है, तो दैट इज़ एंटीऑक्सीडेंट, वो डेफिनेटली हेल्प करता है। तो ग्रीन टी कहवा जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट चीज़ है, वो लेने से डेफिनेटली आपकी स्किन भी अच्छी होती है, बाल भी अच्छे होते हैं, ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है। और ब्लड फ्लो किसी भी तरीके से, अब मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज हैं जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती हैं। योगा है, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इजी टू डू। डेफिनेटली। और एक आखिरी सवाल, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए, मैं चाहूँगी आप एक ओवरऑल टिप भी दें कि हाउ वी कैन एक्चुअली कीप आवर हेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और दूसरा ये प्रोटेक्टेड भी हम रखें। अपार्ट फ्रॉम दिस कि हमारी मतलब डाइट किस तरह से होनी चाहिए। आपने चिकन, पोल्ट्री, बीफ, ये तमाम चीज़ें तो बता दी, लेकिन इसके अलावा हमारी डाइट का कौन सा पोर्शन किस पर मुश्तमिल होना चाहिए? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप अपने बालों को क्लीन रखें, क्योंकि अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है या बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है और बहुत वहाँ पे फिर फंगस ग्रो करना शुरू कर देती है और वो बालों को डैमेज करती है, तो आप कमज़ोर करती है, कमज़ोर भी करती है, डेफिनेटली हेयर फॉल भी कर सकती है। तो आपने डिपेंड्स, कुछ लोग कहते हैं जी शैम्पू हमें डेली नहीं करना चाहिए, नुकसान देता है, हम हफ्ते में 1 दफ़ा करते हैं या हम अवॉइड करते हैं, हम साबुन इस्तेमाल करते हैं। शैम्पू इज़ सेफ़, और अगर आपकी डिमांड है सर की, अगर ऑयल डेली आ रहा है तो आप डेली भी शैम्पू कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, डैंड्रफ नहीं है, आप दूसरे दिन कर लें, लेकिन इट इज़ वेरी सेफ़। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, स्ट्रेस फैक्टर, हमने जैसे कहा कि स्ट्रेस आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करता है और वो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के हर आर्गन को इम्पेक्ट करती है, और बाल सबसे पहले मुतासर होते हैं। सबसे पहले आप देखें कि अगर जो कीमोथेरेपी लेते हैं, कैंसर के पेशेंट लेते हैं, उनको जैसे वो दवाई कीमोथेरेपी वगैरह दी जाती है, उनके बाल सब गिर जाते हैं, बालों पे इम्पैक्ट बहुत जल्दी आता है। तो आपने अपने बालों को बेहतर करने के लिए स्ट्रेस नहीं लेना, राइट, किसी भी किस्म का फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। तो वैसे ही मेरे ख्याल में आपके जिस्म के हर ऑर्गन को सबसे पहले, बॉडी वेट अगर बहुत ज़्यादा आप कम कर लेंगे जल्दी और बहुत आपका गेन हो जाएगा, उससे भी स्ट्रेस आता है और हेयर फॉल होता है। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की जैसे हमने बात की है, तो आपको एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सारी होनी चाहिए। अच्छा, ये सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। एक आखिरी सवाल जो मेरे माइंड में आया और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालों की नरिशमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंडीशनर बालों के लिए उस तरह से हेल्दी नहीं तस्वुर किया जाता, मास्क का आजकल बहुत रुझान आ गया। जब हम ऑयल्स की बात करते हैं, जो हमारी नानी, दादियाँ या माएँ, अभी भी अक्सर माएँ जो हैं वो लगा रही होती हैं, सरसों के तेल की मालिश हो गई, कोकोनट तेल की मालिश हो गई, रोगन बादाम हो गया, तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, फ़ायदा पहुंचाती हैं? या एक इस हवाले से एक बहुत बड़ा हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है कि कितनी देर लगाना है सर पर तेल? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, तो बाल स्मूथ क्यों होते हैं? नंबर 2 ऑयलिंग जो है वो आपकी मसाज की सीरत में आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर सकती है, दैट कैन हेल्प, इनडायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है, राइट। आपके बालों को वही थोड़ा सा ड्राइनेस है तो थोड़ा सा ऑयल आके सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे, लेकिन हेयर फॉल में डायरेक्टली उसका कोई रोल नहीं है। बाकी जितना मर्जी लगाएं, लेकिन अगेन अगर बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा तो बाज़ का फिर वहाँ पे फंगस ग्रो होना शुरू हो जाती है, डैंड्रफ बाज़। कितनी देर वैसे लगाना? मेरा ख्याल है कि 1 आवर इज़ इनफ, आप 1 आवर लगा के उसके बाद वॉश कर लें। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे और बड़ी अमेजिंग किस्म की डॉक्टर साहब ने हमारे साथ टिप्स शेयर किए। आई होप कि आप लोगों को फ़ायदा होगा, और फ़ायदा बहुत से लोगों को होता है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी लाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट एनीवेज व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। गुड मॉर्निंग लाहौर।